अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को मिली सत्ता। ऐसा तो नहीं कि पार्टी के किसी और नेता को दे दिया मौका मिला। तो ये इस पर अटैक है। क्या सॉरी, आप दोबारा रिपीट करेंगे? फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस में और भी नेता रहे। जी देखिए, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, ये सवाल तब का है जब रिजल्ट्स आएंगे, ये सवाल अभी का नहीं है। बड़ा गजब का है आरपी सिंह। ये इनको खुद को कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये जीत पाएंगे। जी बिल्कुल, हम कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन हम ये क्यों कहें कि हम क्या करने वाले हैं? हम अपनी स्ट्रैटेजीज थोड़ी बता देंगे। ठीक, आरपी सिंह, असल में आपकी बात से स्पष्ट हो गया कि इनको पक्का पता है कि चुनाव जीतने वाले नहीं, और इनका इस बार सुफड़ा साफ होने वाला है। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो 3 पार्टियों ने मिलकर जम्मू कश्मीर का नुकसान किया, और खास करके उसमें अब्दुल्ला परिवार ने और कांग्रेस ने मिलकर जिस प्रकार से कश्मीर का नुकसान किया, जम्मू का नुकसान किया, तो सबकी जानकारी में है। और जो वहां पर अलगाववाद के बीज बोए, वह भी सबकी जानकारी में कि अलगाववाद के बीज किसने बोए, और आज भी उस अलगाववाद के बीज को पानी देने की कोशिश कौन लोग करें, ये सबकी जानकारी में है। और किसकी बात करें, उस उमर अब्दुल्ला की, जिसको ये नहीं पता कि कब क्या कह बैठते और कब क्या नहीं कह बैठते। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं जमात के चुनाव लड़ने के पक्ष में हूँ, आज वो कह रहे हैं कि जमात का चुनाव लड़ना हराम है। तो वो अलग अलग समय में अलग अलग भाषा इस्तेमाल करते हैं। कभी कहते हैं कि 370 हटने से पत्थरबाजी हट गई, कभी कहते हैं 370 जब तक वापस नहीं आएगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या है कि वो खुद एक कंफ्यूज से व्यक्ति हैं, और ऐसे कंफ्यूज व्यक्ति को इनको इनकी पार्टी के नेता को भी पता है कि हम अपने ऐसे व्यक्ति को कैसे हम ऐसे सीएम प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो जो मूल बात है, क्या कश्मीर को नया कश्मीर की ओर लेकर जाना है, या कश्मीर को वापस से उसी पत्थरबाजी के दौर पर, उसी अलगाववाद के दौर पर, उसी हड़ताल के दौर पर, उसी आतंकवाद के दौर पर लेकर जाना है, या कश्मीर को हमने बेहतर कश्मीर करना है। तो ये लड़ाई है, ये निरंतर लड़ाई चल रही है, और इसके लेकर इस बार कश्मीर की जनता ने मन बनाया। और मैं आपको एक उदाहरण और दे देता हूँ। अभी हाल में जब पंचायत के इलेक्शन हुए थे, तब इन सब पार्टियों ने बहिष्कार किया था कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, 335 के चलते चुनाव नहीं लड़ रहे। एक सेकंड दे दीजिए। और उसका आउटकम क्या हुआ कि इनका सुफड़ा साफ हो गया, इनकी जमीन निकल गई, फिर वापस से ये चुनाव लड़े, ये डीडीसी का चुनाव लड़े। और इनसे पूछिए, डीडीसी के अंदर सबसे बड़ी पार्टी कौन मर्ज हुई थी? बीजेपी मर्ज हुई थी या एनसीए मर्ज हुई थी? ठीक है। सोही शर्मा, सवाल यह है कि भाई कौन जीतेगा तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? आप लोगों ने, खानदान ने मिलकर जम्मू कश्मीर में अभी तक सत्ता चलाई, तो हुआ क्या? कश्मीरी पंडित बाहर गए, उन्हें बाहर जाना पड़ा, कत्लेआम हो गया उनका, मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा, या फिर वहां पर एक वर्ग का राज हो गया, या फिर आतंकी घटनाएं बढ़ती चली गई। तो सर, ये बीजेपी कह रही है कि खानदानी सियासत ने बर्बाद कर दिया जम्मू कश्मीर को। देखो राकेश जी, इस बात को हमें समझना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जो आज जम्मू में आकर जो उन्होंने भाषण दिया, ये उनका डर खौफ है। अच्छा। जो दिखाई दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में इनका सारा सफाया चट हो चुका है, ये बात सामने दिखाई दे रही है। ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं, अरे यही परिवारवाद के साथ इन्होंने सरकारें बनाई हैं। एनसी के साथ तो इन्होंने सरकार, पार्लियामेंट में उमर अब्दुल्ला इनके साथ मंत्री रहे हैं, केंद्र मंत्री रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ इन्होंने हुकूमत बनाई है। ये कौन सी परिवारवाद की भाषा का इस्तेमाल करें, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अरे तो गलत क्या है? मैं आप बताता हूँ, महबूबा मुफ्ती के पहले उनके पिताजी थे, उनके पास पावर हुआ करती थी, उसके बाद महबूबा मुफ्ती के पास आ गई। तो सर, यही तो होता है परिवारवाद में, और क्या होता है? आप बताएंगे बीजेपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, और उनके परिवार का बैकग्राउंड जम्मू कश्मीर की सत्ता से क्या रहा है? परिवारवाद की पूरी बात नहीं सुनेंगे आप? नहीं, मैं पूरी सुन रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ सिर्फ आपसे। सुन लीजिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह परिवारवाद का एक हिस्सा है। उसका भाई डॉक्टर देविंदर रैना को नगरोटा से सीट दी गई, ये परिवारवाद का हिस्सा है। अच्छा। एमएलए प्रिया सेठी रहे हैं, जो उसके हस्बैंड को जम्मू ईस्ट से सीट दी गई, ये परिवारवाद का हिस्सा है। सो कहने का मतलब ये है, और महबूबा मुफ्ती के पिताजी ने उनको अपनी सत्ता हैंडओवर कर दी, ये परिवारवाद नहीं है कि पहले ये सोचिए, ये तय हो गया कि पीडीपी अगर पावर में आती है तो मुफ्ती परिवार से ही कोई बनेगा सीएम। ये परिवारवाद नहीं आपके हिसाब से? अरे आप बीजेपी का परिवारवाद नहीं देखेंगे? नहीं, पहले अपना जवाब दीजिए ना सर। बीजेपी वाले जवाब देंगे। आपसे जो पूछा हूं आप अपना जवाब दे लीजिए पहले। बीजेपी वालों ने हम पे उंगली उठाई तो हम उनको उंगली बता। अरे तो ठीक है सर, उंगली उठाइए, लेकिन जो आप पर उंगली उठी उसका भी तो जवाब दीजिए। आप बताइए ना, क्या कह रहे हैं आप? मैं पूछ तो रहा हूं,
कि मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के पिताजी ने उनको सत्ता हैंड ओवर कर दी, तो ये परिवारवाद नहीं है आपके हिसाब से? देखो राकेश जी, इस बात को हमें समझना होगा, जब एक इंसान लोगों के बीच में जाता है, लोगों द्वारा चुना जाता अच्छा, है, आपकी बात समझ लिया उसके जाए। बाद ये फाइनल डिसीजन लिया जाता है। जितने भी असेंबली के एमएलए होते हैं, हाँ। वो सब फाइनल डिसीजन लेते हैं। उसके तो बाद सोहेल फैसला भाई, किया जाता है जब अपने किसको पर आ आगे गई तो आप लाना है, परिभाषा समझा रहे हैं कि किसको वोट से आगे जीत कर चलाना आ रहे हैं, ये जब उधर उंगली उठा रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। अब मैं सुशील पंडित आपके पास आ रहा हूं। आपको घाटी में रहने नहीं दिया गया, आप जैसे हजारों लाखों कश्मीरी पंडितों को। पत्थरबाजी बढ़ती गई, आतंकवाद बढ़ता गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राकेश जी, इसके लिए जिहाद जिम्मेदार है और कश्मीर में जिहाद को हवा पानी देने वाले संगठन जिम्मेदार हैं। उन संगठनों के साथ आंख मिचौली का खेल खेलने वाले जिम्मेदार हैं। उन संगठनों का दिल जीतने के लिए अपने जनादेश को ठुकराने वाले दल जिम्मेदार हैं। आज हमें 35 वर्ष हो गए हैं अपने घरों से बाहर, अपनी जमीन से बाहर। आज प्रधानमंत्री ने भाषण दे करके याद दिलाया है प्रदेश को और देश को कि हम अभी भी हैं, अभी भी हम उनकी याददाश्त में हैं। आज बहुत अच्छा लगा उनके मुंह से कश्मीरी पंडित शब्द सुनकर, क्योंकि उन्होंने कम से कम ये आश्वासन दिया कि वो भूले नहीं हैं, क्योंकि 7-8 वर्ष से कान तरस गए थे हमें उनकी बात सुनने को। और तो और दलों से आप क्या उम्मीद रखेंगे? वो गालिब का एक शेर है, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्या किसी का गिला करे कोई। से रही ना पीडीपी से रही। इन लोगों को हिंदू नाम वाला के हिंदुओं में ये भ्रम बना रहे, ये मुगालता बना रहे कि उनके यहाँ भी हिंदुओं की कोई खैर ख्वाह है। इनको डोगरा नाम वाले, कश्मीरी पंडित नाम वाले प्रवक्ता मिल जाते हैं, तो ये उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि हम आपके हमदर्द हैं। दिक्कत हमारी ये है कि हमारा इस पूरी सियासी खेल में कोई हमदर्द नहीं है। हमारे इश्यूज को भुनाया जाता है, हमारी त्रासदी को बांच बांच कर वोट इकट्ठे किए जाते हैं, हमको नकली दिलासे दिए जाते हैं। हम सोहेल शर्मा आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? लफ्फाजी होती है, कोरी लफ्फाजी होती है। और मेरे बड़े भाई सुशील पंडित जी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप दिल्ली में बैठकर सियासत करते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ, इस बारे में कभी आपने चर्चा की? अरे सोहित भाई, आप लोगों ने रहने नहीं दिया। प्रधानमंत्री की मोदी आपकी इस खानदानी सियासत में, आपकी इस खानदानी सियासत ने रहने नहीं दिया सुशील पंडित और उनके जैसे हजारों कश्मीरी पंडितों को। चर्चा की राकेश जी मुझसे पूछ रहे हैं, कश्मीरी पंडित की हुई, उस पे अपने चर्चा की। जिस तरह से, सुन लीजिए ना सुशील पंडित जी, पहले सुन लीजिए। जिस तरह से कश्मीरी पंडित हमारे जम्मू तवी पुल के पास बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमने कश्मीर में नहीं जाना है, उनकी तनख्वाहें बंद कर दी थी, तो आज जाकर कश्मीरी पंडित को हार मांगनी पड़ी, जाकर उनको कश्मीर में नौकरी करनी पड़ी, और अभी भी वो डर खौफ में जी रहे हैं। तो उस समय आपको कोई चर्चा की जरूरत नहीं पड़ी। आज आपको बोलिए सुशील पंडित, जवाब दीजिए। भाषा आपको बहुत अच्छी लगने लगी, तभी मैं कह रहा हूँ दिल्ली में सोहित शर्मा जी को नहीं, जम्मू में सोहित शर्मा जी को, तो आपको पता चले सोहित शर्मा जी के पंडित के साथ क्या कुछ हो रहा है। हाँ, पीडीपी जो है, ये जो नाम है ना सोहित शर्मा, इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि उन कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज के साथ मैं भी धरने पर बैठा था, और मैं किसी सियासी जमात में नहीं हूं जो सियासत करता हूं। आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है पीडीपी की, आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है। आपने, हाँ, आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है इस वक्त, क्योंकि मैं वहां बैठा, मैंने वहां उनको संबोधित किया, मैं उनके पास कई बार गया। आपको शायद मालूम नहीं है, इसलिए मैं आपको माफ करता हूं। मैं तो उनके साथ बैठा था, आप सुन नहीं पा रहे हैं? कान खोलिए, थोड़ा कान खोलिए। मैं उनके साथ बैठा था, मैं आ रहा हूं, मैं उनके साथ बैठा था, किस बात की है? मैं उनके साथ धरने पे बैठा था। सर्टिफिकेट इशू करेंगे, मैं वही चर्चा कर रहा हूँ। कश्मीरी पंडित के साथ बने हैं, उस पर चर्चा कीजिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सुनिए सुनिए। नहीं, सोहित भाई, सोहित शर्मा सुनिए, सर सुनिए ना।
आप कह रहे हैं कि राकेश जी, सुशील पंडित जिन दिल्ली दलों में ने बैठे जम्मू हुए हैं, के साथ- तो सर जिन आप लोगों लोगों ने ने आप जम्मू लोगों के की साथ खानदानी भेदभाव सियासत ने किया। उन्हें जम्मू कश्मीर में रहने नहीं दिया। मैं पूछूंगा कितने कश्मीरी पंडितों को हाथ पकड़कर आप लोग लेकर गए कि आओ हम बसाने के लिए तैयार हैं, जब आप लोग अलग अलग समय सत्ता में थे? कितने कश्मीरी पंडितों को आपने बसा दिया? कितनी जगहों पर पत्थरबाजी रुकवा दी? क्यों आप सुन लोगों की लीजिए, जब सरकारें सुन हुआ लीजिए। करती थी तभी पत्थरबाजी हुआ करती थी? सुन लीजिए ना राकेश जी, सुन लीजिए। 2003-4 में सुनिए इनके कश्मीरी झूठ पंडितों सुनिए को फिर यही तो बात है, प्रॉब्लम ये है। इनके झूठ अगर सुनिए। हम सुशील इनको पंडित जी की हिंदू तरफ नाम चले, वाले तो जम्मू डोगरे कश्मीर की और बर्बादी हिंदू नाम कराने वाले में कोई कश्मीरी कसर नहीं पंडित छोड़ेंगे मिलते सुशील हैं। पंडित एक मिनट जी। सुशील पंडित, इनको हिंदू चलिए नाम वाले एक मिनट डोगरे और सोहित हिंदू नाम सोहित वाले शर्मा, मैं कश्मीरी आपको पंडित 30 मिल सेकंड जाते देता हैं। हूं।